साहित्य के पाठकों को मेरा रमेश मीना का सादर नमस्कार। हम कविता समय में बनास जन का यह अंक कविता समय है। इस संग्रह में लगभग 37 कवियों के संग्रह शामिल किए गए हैं। उनकी समीक्षा की गई है। इसी के साथ सवाल ये उठता है कि वर्तमान समय की जटिलता को कवि निरूपित कर सके हैं। आलोचक क्या सही पड़ताल कर पा रहे हैं? क्या कवि समाज को दिशा देने की सूरत में है? बनास जन का यह चौथा अंक है। इससे पहले कविता समय के 3 अंक निकाले जा चुके हैं। इस अंक के संपादक वो बनास जन के संपादक पल्लव को बधाई कि वे कुव्वत रखते हैं राजस्थान के नामवर सिंह होने की। जिस तरह से नामवर सिंह ने आलोचना का संपादन किया, ठीक उसी तरह से पल्लव लगातार सतत बनास जन अंक अनियतकालीन सही इस लघु पत्रिका का संपादन सतत कर रहे हैं। वे इस अर्थ में साहित्यिक मसाल उठा करके चलने वाले मूर्धन्य संपादक हैं। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। पहली ही कविता संग्रह युवा कवि विहाग के मोर्चे पर विदा गीत की आलोचना करते हुए आलोचक ने इन पंक्तियों को सही पकड़ा है और विश्लेषण किया है। पंक्तियां हैं, बहुत भीषण है यहाँ से आगे कलाओं की दुनिया। गौर करें, बहुत भीषण है यहाँ से आगे कलाओं की दुनिया। यहाँ से बदलते हैं कविता के कहानी के पात्र। यहाँ से बदलती है भाषा। यह इस नई सदी और सभ्यता का आखिरी मोड़ है। एक तरह से चेतावनी देते, यह इस नई सदी और सभ्यता का आखिरी मोड़ है। इस मोड़ से लौटना चाहते हैं, लौट जाएं। कवि के तेवर, भावबोध और नई सभ्यता की उम्मीद की किरण और विद्रोह की चिंगारी यहाँ दिखाई देती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रयास संपादक के बतौर सफल रहा है। इसमें 37 कवियों का जो संयोजन संपादन किया है, इसमें सुदूर दक्षिण से, पश्चिम से, पूर्व से और केरल से हैं अरविंदाक्षन, जिन्हें हिंदी भाषा केरल के नामवर से उपाधि दी जाती है। वे विशाल फलक पर लेखन कर रहे हैं। उनकी गाड़ी चलती रहती है। उनकी गाड़ी चलती रहती है काव्य संग्रह। तो दूसरी तरफ वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल पहाड़ पर लालटेन, पानी का पत्थर। तो दलित साहित्य के मूर्धन्य कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि ठाकुर का कुआं, जब बेहद चर्चित कविता है। संसद में जिस कविता का पाठ होता हो, बहस होती हो और फिर राजस्थान विधानसभा में ठाकुर का कुआं विधायक के द्वारा इस
कविता का पाठ किया जाना ये दिखाता है कि कविता किस तरह से समय को पकड़ती है, समाज को दिखाती है, आईना दिखाती है राजनीति को। ऐसा ही कुछ प्रेमचंद ने कहा था। इसी तरह से आगे कुछ जो कवि लिए गए हैं, श्रीश कुमार मौर्य, धर्म वह नाव नहीं, और ये एक तरह से बौद्ध आख्यान पर आधारित कविता इस संग्रह में देखी जा सकती है। कुछ देर के लिए हम ये बात करें कि संपादक पल्लव एक कठिन काम कर रहे हैं, जटिल काम कर रहे हैं। इस दौर में जब हर कोई पैसे के लिए दौड़ रहा है, दौड़ने की कोई सीमा नहीं है, ऐसे समय में साहित्यकार आईना दिखाता है व्यक्ति को, समाज को, राजनीति को, और ये काम लघु पत्रिकाएं बखूबी कर रही है। इस तरह की बहस लघु पत्रिका की पत्र पत्रिकाओं में उठती रही है। इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं इस लघु पत्रिका के माध्यम से। उपन्यास जन का महत्व लघु पत्रिका के बतौर रहा है और रहेगा। जिस तरह से ये लगातार एक उचित विषय पर, उचित मुद्दे पर, जिस तरह से ये कविता समय आया है, उसी तरह से उपन्यास का समय भी आपने उठाया था, और उपन्यास मुझे बेहद पसंद रहे, इसलिए मैंने उस अंक को पढ़ा और उस पर इसी तरह से एक वीडियो बनाया था, जिसमें कुछ हद तक उपन्यासकारों के बारे में और उपन्यास के बारे में बात की गई थी। आप अध्यापन के साथ संपादन का कार्य संपादन कर रहे हैं, ये एक सामान्य काम नहीं है, असाधारण काम है। समय समय पर आप विशेषांक निकालते रहे, और इसी संग्रह में आदिवासी कवयित्री जसनिता करकटा, जो किन्हीं कारणों से चर्चित हुई है, देश विदेश में आपकी कविताओं के पाठ किए जा रहे हैं, आपको दूसरे देशों में बुलाया जा रहा है, इसमें पुनः आपके संग्रह पर बात की गई है, और आपका चौथा संग्रह आया है, उस पर यहाँ पर इस संग्रह में शामिल है। मैं इसलिए उस पर भी गौर करूँगा और बाद में उस पर आता हूँ। इससे पहले हम गुजरते हैं स्त्री कवयित्रियों के काफ़ी संग्रह इस अंक में शामिल किए गए हैं, और स्त्री पर कविताएं भी दर्जनों इसमें दिखाई देती है। कुल 37 काव्य संग्रह, लगभग 3 दर्जन काव्य संग्रह शामिल हुए हैं। इन सब की पड़ताल करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। स्त्री नहीं मरती, न जीवन की वासना, सविता सिंह। वासना एक नदी का नाम है, नदी से इसका बिंब खड़ा किया गया है, प्रतीक लिया गया है, और इस तरह से हम स्त्री को समझने का प्रयास स्त्री विमर्श के तहत, स्त्री लेखिकाओं के द्वारा, स्त्री कवयित्रियों के द्वारा लगातार लिखा जा रहा है। जब दलित विमर्श आया था, उससे पहले स्त्री विमर्श लगातार चल रहा है, और हंस पत्रिका के संपादक मरहूम राजेंद्र यादव इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे, विमर्श करते रहे, और इसके बाद दलित विमर्श आया, उसको भी आपने उठाया, और आदिवासी विमर्श इस दौर में चल रहा है। महाविद्यालय विश्वविद्यालय में लगातार शोध कार्य किए जा रहे हैं। तो इस अंक में स्त्री विमर्श की लेखिकाएं, कवयित्रियां कविता लिखती हुई दिखाई देती है, और इस तरह से इस अंक का एक महत्व है। वह एक काठ की स्त्री है, वह ऐसे ही काठ नहीं हुई। जितने मणिपुर के आदिवासी कुकी, वहाँ की क्षत विक्षत स्त्रियां
इस तरह से पिछले 1 वर्ष से मणिपुर में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसको लेकर के राजनीति में भूचाल आया हुआ है, लेकिन सत्ताधीशों के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। इस कविता में वो स्वर भी उभरा है। धरती पर अमर बेल कृष्ण कुमार का काव्य संग्रह है और आपने इस संग्रह में पर्यावरण को लेकर के बात की है। गांधी आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए, गांधी ने कभी लिखा है पर्यावरण के संदर्भ में कि आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए इस धरती पर पर्याप्त है, लालच कभी पूरा नहीं कर सकती। पर्यावरण के संदर्भ में मैंने और भी अन्य वीडियो पर बात की थी। अनुपम मिश्र ने लिखा है प्रकृति के कैलेंडर 100 वर्ष में इसका पन्ना पलट जाया करता है। प्रकृति का भी एक कैलेंडर होता है और वो कैलेंडर 1 महीने में नहीं 100 वर्षों में पलटता है। कभी भूचाल आता है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है। अभी वायनाड में 4 गांव एक साथ बह जाते हैं। ये प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है जब ये कैलेंडर इसका बदलता है। पहाड़ के कवि की चिंता में नदी की डायरी, पेड़ इंतजार करता है घूमने गई नदी का। इससे अंदाजा लगा सकते हैं पर्यावरण के संदर्भ में कृष्ण कुमार एक पहाड़ का कवि है, किस तरह से प्रकृति को लेकर के चिंता व्यक्त करता है। नदी की डायरी जब वो लिखते हैं, मुझे खत्म कर देने का पूरा इंतजाम, नहीं रहूंगी जिस दिन मर जाएगी मनुष्यता। प्रकृति का हर पक्ष, हर रूप, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, नदियां करा रही है, नदी सूख रही है, नदी जैसे बीमार हो गई है, नदी का जैसे दम फूल गया है। यहाँ तक कि पृथ्वी के बारे में भी ये कहा जाता है कि अब आपका वजन ये पृथ्वी नहीं उठा सकती, आप इस पर बढ़ते जा रहे हो, आपकी भूख ये शांत नहीं कर सकती। कुछ इसी अंदाज में कृष्ण कुमार लिखते हैं कि नहीं रहूंगी जिस दिन नदी अपने आप हम सबसे कहती है मर जाएगी मनुष्यता जिस दिन नहीं रहेगी नदी। उपभोक्तावादी संस्कृति पर भी आप टिप्पणी करते हैं, जो उपयोगी नहीं उसे जीवन से बाहर कर दिया जा रहा है। ये उपभोक्तावादी संस्कृति का एक ऐसा विकृत रूप है। हमारी मानसिकता बदलती जा रही है। हम उपभोक्तावादी इस कदर हो गए हैं कि जो हमारे लिए, हमारे स्वार्थ के लिए, हमारी भूख और तृष्णा को शांत करने के लिए है, हम उसे पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, बाकी को नज़रअंदाज करते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि सहेजने की वृत्ति खत्म हो चुकी है। परंपरा, संस्कृति, संयम, संतोष पिछली सदी की मध्यकालीन सोच कही जाती है। आज का व्यक्ति आज में जीता है, अभी में जीता है, आज ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है। किसकी कीमत पर? पर्यावरण की कीमत पर। मैं हूं दादा दादी का अंतिम शब्दकोश, परिवार का अंतिम हल, अंतिम कुदाल, अंतिम खेल, अंतिम लालटेन। कृष्ण कुमार
उपभोक्तावादी संस्कृति पर चोट करते हैं, पर्यावरण की चिंता करते हैं। इस तरह से कृष्ण कुमार एक गंभीर प्रकृति के कवि है। अरविंदाक्षन जब केरल से लिखते हैं तो प्रेमचंद पर लिखेंगे, कबीर को याद करेंगे, जैसे कबीर से बात करते हुए कविता करते हैं। किसान आदिवासी पर लिखते हैं, विस्थापन के दौरान ज़्यादा कुछ होता नहीं। विस्थापन नियति है आदिवासियों की, खासकर जब से अंग्रेज आए, उन्होंने लूटा खसोटा शोषण किया। बिरसा कानू के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। 1857 के आंदोलन से पहले आदिवासी आंदोलन करते रहे। बिरसा मुंडा प्रतीक हो गए, संसद में उनकी मूर्ति लगी है, झारखंड उनके नाम पर बनकर के खड़ा हुआ है। विस्थापन के दौरान अरविंदाक्षन लिखते हैं, विस्थापन के दौरान ज़्यादा कुछ होता नहीं। कुछ लोग, कुछ घर, कभी एक बस्ती, एक आदिवासी इलाका खदेड़ दिया जाता है। हर आपदा में बेसहारा आवाज़ ही गुम क्यों हो जाती है। एक बड़ी चिंता व्यक्त करते हुए अरविंदाक्षन लिखते हैं और मर्म को पकड़ते हैं, विस्थापन, अस्मिता को बचाना मुश्किल हो गया, अस्तित्व खत्म हो रहा है आदिवासियों का। सरकार ने उनका उसी तरह से शोषण कर रही है, बल्कि उनको इस धरती से, इस तरह से, जंगल से, पहाड़ से खदेड़ देना चाहती है, जंगल से बाहर कर देना चाहती है। जबकि विनोद कुमार ने लिखा है कि जो सबसे अधिक जंगल के नज़दीक है, जंगल उसी का है। जंगल किसका है? सवाल ये उठता है, सरकार का है। सरकार हमारी है। अगर सरकार हमारी है तो सरकार हमारे अनुकूल विचार करे, सोचे, जनता की चिंता करे। लेकिन सरकार की चिंता में जनता नहीं है, आदिवासी बिल्कुल नहीं है। आदिवासी का लगातार सतत शोषण हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि एक आदिवासी इलाका खदेड़ दिया जाता है और हर आपदा में बेसहारा आवाज़ ही गुम क्यों हो जाया करती है। मंगलेश डबराल पानी का पत्थर, पहाड़ पत्थर, जंगल और आदिवासी और जंगल और पानी, इस तरह से ईश्वर पर लिखते हैं। कभी वो मौका खोजता है कि कब कैसे अमंगल कर सके। ईश्वर को लेकर के जसिंता करकेटा का पूरा संग्रह आया है और मैंने उस पर बेहद गंभीरता से लेते हुए उस संग्रह पर चुनिंदा कविताओं को पाठ किया और उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया। या मंगलेश डबराल ईश्वर कवि वह मौका खोजता है, ईश्वर वो मौका खोजता है कि कब कैसे अमंगल कर सके। वह चाहता है हम बार बार उसे धूप दीप नैवेद्य वह हमें देता है दुर्भिक्ष। वह चाहता है कि हम उसे पूजा करें, उसको धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए और वो हमें बदले में देता है दुर्भिक्ष। अक्सर आंधी तूफान अकाल मृत्यु, तभी तो लोग डर करके तीर्थ जाते हैं, नदियों में डुबकी लगाते हैं, उसके दर पर जाकर के मत्था टेकते हैं डर करके। ऐसा नहीं लगता कि राज सत्ता धर्म की शरण में नहीं जाती, बल्कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए वो धर्म को हथियार बना करके जनता को मूर्ख बनाती है। और अक्सर सत्ता है धर्म का इस तरह से चौला पहनती है कि लगता नहीं है कि जैसे ईश्वर का अवतार आया हो और ईश्वर होने का दावा करने लगे हैं कि मैं
लगता नहीं कि बायोलॉजिकल हूँ, ये यूँ ही नहीं कह दिया गया। इसके पीछे भी यही है। मंगलेश डबराल की वो कविता की पंक्तियाँ, या आगे चल कर के जसिंता करकेटा को सुन लीजिएगा। ईश्वर बाजार में अनूप कुमार, इसलिए बची हुई है पृथ्वी अब तक। पृथ्वी किस लिए बची हुई है? आदिवासी का उजड़ना, आप इस पर भी केंद्रित होते हैं। आदिवासियों का उजड़ना क्यों उजड़ते हैं? हर प्रकल्पों में आदिवासियों के घर क्यों नहीं उजड़ते? तुम लोगों के बंगले और तुम्हारे शहर। सवाल उठाता है कवि, सीधा और सरल मुखातिब है उन राजनीतिज्ञों से, पूंजीपतियों से, कि अक्सर ऐसी ही पॉलिसियां क्यों बनती है कि उनको पहाड़ जंगल से खदेड़ा जाता है और जंगल के पशुओं का संरक्षण किया जाता है, आदिवासियों का नहीं। संरक्षित जंगल करके आदिवासियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। उद्योग वहाँ लगते हैं, उनकी कीमत पर विस्थापित होते हैं आदिवासी। तो सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं उजड़ते तुम लोगों के बंगले और तुम्हारे शहर? सेंद्रा अक्सर क्यों होता है? सेंद्रा से बचपना आदिवासियों के लिए कितना मुश्किल है, खास करके आदिवासी स्त्रियों के लिए। और बोधिसत्व का अयोध्या में काल पुरुष नाम से 11 कविताएं संग्रह में, ये भी एक समसामयिकता को पकड़ने का प्रयास है। एक कवि वो ज़्यादा सार्थक होता है जो समय की नब्ज को पकड़ता है। और बोधिसत्व अयोध्या में काल पुरुष। अयोध्या इन दिनों चर्चित है और सत्ता जब विशेष विचारधारा से संचालित होती है तब अयोध्या को ही याद करती है। और अयोध्या के जनमानस उनको किस तरह से खदेड़ करके बाहर करते हैं, इस बार के जनमानस ने अपना जनमत दे करके संसद में आवाज बना करके भेज दिया है। ये कविता, ये कवि भी कुछ उसी तरह के सवाल उठाता है। और ये संग्रह जसिंता किरकेट का ईश्वर को बाजार में खड़ा कर देना और इधर अयोध्या में काल पुरुष का होना अर्थपूर्ण है। कविता में पौराणिक मिथकीय नायक बने बनाए फ्रेम से बाहर की रचनाएं करते हुए कवि नजर आते हैं। समय सापेक्ष पात्रों की निर्मिति की छूट ली गई है। देश किसका है? देश किसका है? नेताओं, दलालों, संत महंतों से घिरा वो बटा हुआ वह देश था, चौराहे पर पड़ा था। कुछ लोगों ने देश को रोक लिया था। कुछ लोग हैं जो देश को एक तरह से आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं। कवि ये कहना चाहता है, देश को नोच रहे हैं, देश नुच रहा है। शब्द देखिए, भाव देखिए और विचार जो निहित है उसको देखिए। राजनीति किस तरह से छुपी हुई है उसको देखिए। कुछ के लिए देश है, कुछ के लिए देश है, कुछ देश के लिए कितने बचे हैं? और जो देश का नाम लेते हैं, राष्ट्र का नाम लेते हैं, उनमें देश कितना बचा है? खोजते रह जाओगे, देश ढूंढते रह जाओगे, लेकिन उनके शब्द, उनके वादे, उनके भाषण में देश होता है। इस तरह से लोग बेवकूफ़ बनते हैं, मूर्ख बनाए जाते हैं, नहीं समझ पा रहे। आंखों पर पट्टी बांध दी गई, ब्रेन वॉश कर दिया गया है। अब बड़ा मुश्किल हुआ जा रहा है कि कुछ के लिए देश है, देश तो कुछ के ही लिए है। और देश के लिए
कुछ ही बचे हैं, लेकिन कुछ के लिए देश किस तरह से है ये समझने की जरूरत है। कवि इशारा करता है। यहाँ पर रचित नायक असंगतियों विडंबनाओं में असहाय नजर आते हैं। काल पुरुष सर्वत्र व्याप्त है। काल पुरुष, अयोध्या में काल पुरुष, बोधिसत्व का काव्य संग्रह। देखिए एक कविता में, त्रेता से अब तक राम कहीं नहीं है। त्रेता से अब तक राम का नाम लिया जाता है, बराबर लिया जाता है, लेकिन त्रेता से अब तक राम कहीं नहीं है। अयोध्या में हर दिशा में सर्वत्र है केवल काल पुरुष। ये काल पुरुष क्या है? कौन है काल पुरुष? जो काल में जन्म लेता, काल के अनुसार बना लिया जाता, अनुकूल बना लिया जाता, अपने स्वार्थ के लिए जिसका उपयोग किया जाता है हर काल में, वो है काल पुरुष। राम को निष्कासित कर काल पुरुष शासन करता है अयोध्या में और देश की सत्ता संभालता है, वो है काल पुरुष। इस तरह से अयोध्या में काल पुरुष बोधिसत्व का ये काव्य संग्रह बेहद समकालीन है। विचार करने पर, सोचने पर मजबूर करता है। जसिंता केरकटा इसी संदर्भ में याद आती है और इसको संग्रह में शामिल करके और उस काव्य संग्रह पर इशारा किया गया है। या आलोचक ने जो आलोचना की है उस पर भी हम आएंगे अगर समय बचा तो। प्रेम में पेड़ होना, या तो कवयित्री रीत गई है कि जो बाजार में ईश्वर को देखती है, और इससे पूर्व जो अंगोर काव्य संग्रह आता है, जड़ों की जमीन आती है, और फिर आता है ईश्वर और बाजार। इस तरह की कवयित्री की गंभीरता, समय को पकड़ना, आदिवासी की संवेदनशीलता तक, तह तक छूना, स्पर्श करना और व्यक्त करना, फिर प्रेम में पेड़ होना, या तो आलोचक इसको उस तरह से पड़ताल नहीं कर सका जिस तरह से करनी चाहिए। वैसे बेहद गंभीर जसिंता केरकेटा का प्रेम में पेड़ होना भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर और बाजार काव्य संग्रह की कविताएं वाकई में, निर्मला पुतुल की कुछ कविताएं जिस तरह से हिला देती है, चिंतित करती है, चिंतन करने पर मजबूर करती है, ठीक उसी तर्ज पर उससे भी आगे बढ़ करके ईश्वर और बाजार की जब बात करती है जसिंता केरकेटा, तो सोचने पर मजबूर करती है और कविताएं कई तरह से व्याख्यायित करने की। इस संदर्भ में दूसरा वीडियो जो पहले से जारी किया जा चुका है, ईश्वर और बाजार, बाजार में ईश्वर नाम से, वो देखा जाना चाहिए। अभी हम गुजरते हैं प्रेम में पेड़ होना, आदिवासी जीवन में प्रेम में होना पेड़ हो जाना है, बेहद बेशक विचार भी है। और सहज सरल रूप में कहा गया है, पेड़ का और आदिवासी का, प्रकृति का और आदिवासी का, जंगल का या नदियों का, या प्रकृति से जिस तरह से तदाकार है आदिवासी, यही काफी कह देना प्रेम में पेड़ होना, और ये कह देना कि आदिवासी जीवन में प्रेम में होना पेड़ हो जाना है। इधर में आई लव यू कहना, और पिछले दिनों आई लव यू अरुणाचल जब आता है तो वहाँ के आदिवासियों को असगर वजाहत निरूपित करते हैं। संग्रह सामने है। ईश्वर, आदिवासी और ईश्वर जब भी उनके साथ गलत होता है, यहाँ भी एक कविता आई है, जब ईश्वर और बाजार की बात की जाती है तो उसी संदर्भ में कुछ एक कविता किस तरह से यहाँ बात कर रही है, जब भी उनके साथ गलत होता है तब ईश्वर या भाग्य कह दिया जाता है,
ये एक ऐसी रूढ़ि है कि कोई भी आदमी जब भी कोई कमी होती है, जब भी कोई दुर्घटना होती है, तो कह दिया जाता है कि मेरा भाग्य ही कमजोर है। ये भी कूट कूट करके भर दिया गया है। जब आपका भाग्य ही कमजोर है, तब काहे आप ईश्वर का नाम लेते हैं? सीधा ईश्वर का नाम लें कि ईश्वर दोषी है कि आप में ये कमियां छोड़ी है, या आप उसके लिए जिम्मेदार है। आप खुद उसके लिए जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। आपके दुखों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। बुद्ध बहुत पहले कर चुके, लेकिन बुद्ध की बात को नज़रअंदाज किया जाता रहा। बुद्ध को समझने का प्रयास नहीं किया गया, या प्रयास किया भी जाता है तो गुमराह कर दिया जाता है ईश्वर के नाम पर। जबकि बहुत पहले ही बुद्ध रास्ता बता चुके थे कि आप के कृत्य का आप ही दोषी है। जीवन दुखमय है, लेकिन उसका कारण भी है। इसलिए किसी ईश्वर की शरण की जरूरत नहीं है। इस अर्थ में बुद्ध हमें बार बार रास्ता दिखाते हैं। और जसिंता केरकेटा जैसी कवित्रियाँ भी हमें आईना दिखाती है। वो लिखती है कि जब भी उनके साथ गलत होता है तब ईश्वर या भाग्य कह दिया जाता है। वो भी लोग जो ईश्वरवादी है, वो हम पर उंगली उठा करके ये कह देंगे कि तुम्हारे ये कर, पूर्व कर, या तुम्हारा भाग्य दोषी है, इसमें ईश्वर का दोष नहीं। फिर ईश्वर काहे बीच में लाते हो? फिर ईश्वर का रास्ता क्यों दिखाते हो? इस तरह से कवियों को कविता करनी चाहिए, आईना दिखाना चाहिए खुद को, उस समाज को, उन कर्मकांडियों को। तो बंदूकों पर सारा दोष न मढ़ा जाए, इसलिए कुछ लोगों ने तय किया, चलो कोई इस पर गढ़ा जाए। दोष बंदूकों पर, सारा ही दोष बंदूकों पर न बढ़ा जाए। बंदूक किसके हाथ में है? बंदूक सत्ता के हाथ में है, बंदूक सेना पुलिस के हाथ में है। चलती किस पर है? उन मूक, मजलूम, गरीब, शोषित लोगों पर बंदूक चलती है, और कह दिया जाता है कि बंदूक पर दोष न मढ़ा जाए, चलो कोई ईश्वर गढ़ा जाए। तुक भी बनती है, विचार भी देती है। ईश्वर संग्रह, बाजार, ईश्वर और बाजार, इस संदर्भ में वो संग्रह याद किया जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जब मैंने कोई एक वीडियो जसिंता केरकेटा पर सुना था, और ईश्वर बाजार में, या बाजार में ईश्वर, ईश्वर और बाजार उनका शीर्षक था। लेकिन मैं कहता हूँ कि ईश्वर को बाजार में खड़ा कर दिया गया है। मंदिर में जिस ईश्वर को भावना में बह कर के लोग जाते हैं, जिस पहाड़ पर चढ़ कर के जाते हैं, उस चढ़ कर के जाने वाले व्यक्ति की भावना के साथ भी लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। वो जो अंदर है, कबीर बहुत पहले कह चुके हैं कि वो कहीं बाहर नहीं, मंदिर मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारे में नहीं, पहाड़ पर, तीर्थ पर, नदियों में नहीं, वो प्रकृति में है। और इस तरह की कवि जब ये बात उठाते हैं, उठाई जानी भी चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, मुद्दा यह है कि बार बार हर बात को, हर गलती को छुपाने के लिए ईश्वर के पीछे छुपने का जो तरीका खोज रखा है, इसको आईना, विचारक, लेखक, कवि, दार्शनिक हर दौर में उठाते रहे।
लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है और जोर से आवाज़ उठाई जाती है। ऊंचे ऊंचे मंदिर गड़े बनाए जाते हैं, ऊंचे पहाड़ पर स्थापित किया जाता है। इसके पीछे भी का मनोविज्ञान भी समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों कर किया जाता है। धर्मवीर लोग, डरे हुए लोग डरते क्यों हैं? अशिक्षा के कारण, शिक्षा से दूर होने के कारण, दर्शन आपके जीवन में न होने के कारण और बुद्ध को न समझ पाना, दार्शनिकों तक आपकी पहुंच का न होना, अंततः आपको काला अक्षर भैंस बराबर रखने के लिए ईश्वरों को मंदिर बनाने के बजाय, स्कूलों को मंदिर बनाने के बजाय मंदिर को ईश्वर में निरूपित करके स्कूल का रुख मंदिर की तरफ कर दिया जाता है। लोग स्कूल की तरफ न जाए, मंदिर की तरफ जाए, उस ऊंचे पहाड़ की तरफ जाए और आप यात्रा करें। कौन सी यात्रा चल रही है अभी? हर शहर से उस तरफ चले जा रहे हैं कांवड़ लेकर के। वो जो दलित है, जो दमित है, जो शोषित है, जो डरे हुए हैं, जिनमें खाने के दाने नहीं हैं, वो यात्रा कांवड़ उठा करके चलते हैं। बहकावे में आते, भटकाए हुए, भटके हुए लोग हैं जो आसानी से मोहरे बनाए जा सकते हैं। खाने पीने की कोई कमी ना होगी तो चला मेरे दर पर, इस तरह के गीत बनाए जाते हैं। बनाने के पीछे की राजनीति छुपी है। भजन गाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। बेशक आपका गला सुरीला है तो वो एक कवित्री भोजपुरी में जो गीत गाती है, बिहारी वो कवित्री, क्या नाम है, नेहा करके, उसको भी सलाम किया जा सकता है कि किस तरह से वो सवाल उठाती है लोक गायिका के रूप में। जसिंता किरकिटा, ऐसे बहुत कुछ चंद लोग हैं जो अपने गले का सदुपयोग कर रहे हैं, अन्यथा अपने गले का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। आप दूसरों को जिस माध्यम से आपकी कला का दुरुपयोग है, अगर आपकी कला लोगों को भटकाती है, तो इस तरह से मैं कहने का मतलब ये कि मैं वापस लौटता हूँ इस बात को लेकर के कि जहाँ से हम चले थे, बात ये थी कि जिस तरह से पहली कविता सवाल उठाती है, मैं उस कविता की पंक्तियों को दोहरा करके बात खत्म करना चाहूँगा। युवा कवि विभाग, मोर्चे पर विदा गीत। मोर्चे पर विदा गीत की पंक्तियाँ बहुत भीषण है। यहाँ से आगे कलाओं की दुनिया, यहाँ से बदलते हैं कहानी के पात्र। कविता के चूंकि पात्र नहीं होते, लेकिन लंबी कविताओं के नायक होते हैं, महाकाव्यों के नायक होते हैं। जैसा कि अयोध्या के काल पुरुष को उठाया गया था, बेजोड़ कविता, बेजोड़ काव्य संग्रह है और ईश्वर बाजार में। और ठीक इसी तरह से ये कविता है, यहाँ से बदलते हैं कहानी के पात्र और यहाँ से बदलती है भाषा, और यह इस नई सदी और सभ्यता का आखिरी मोड़ है। ये कई अर्थ में व्यंजना देती है, सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सदी के उस मोड़ पर आ गए हैं कि जहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, हवा भी पिला जाएगी, पानी नहीं बचेगा, बरसात इस कदर होगी कि एक ही दिन में 6 इंच 1 फीट बरस जाए और बाढ़ आ जाए। बाकी दिनों में नदियाँ सूखी रहेंगी, जो बहती थी नदियाँ वो सूखने लगी है, ऑक्सीजन हवा में कम बचा है, पानी में नहीं रहा, पृथ्वी पर पेड़ कम हो रहे, हमारा लालच बढ़ता जा रहा है, राजनेता जननेता नहीं रह गया, बल्कि उसे सीट चाहिए और सीट के लिए
वो इस सदी को भी कुर्बान कर देना चाहता है, पहाड़ को कुर्बान कर देना चाहता है, जंगल की कीमत पर, नदी, पहाड़, पेड़ की कीमत पर वो इस सदी को उस मोड़ पर ले आया है। साथ ही मेरी बात, बनासजग पल्लव का ये योगदान सराहनीय है। उन कवियों का, खास करके अयोध्या में काल पुरुष, ईश्वर बाजार में, और ये कविता युवा कवि विभाग की मोर्चे पर विदा की, वाकई में सराहनीय कदम है। धन्यवाद, धन्यवाद।